हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपर्ट्स लॉ स्कूल। आई एम सृष्टि। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में चैप्टर 7 दैट इज बर्डन ऑफ प्रूफ। 101 से लेके 114A तक ये पूरा चैप्टर है। हम लोग ने कवर कर लिया है 101 से लेके 111 तक, और आज की इस क्लास में हम लोग इस टॉपिक का लास्ट जो प्रोविजंस बचे हैं वो देखेंगे। सेक्शन 112 से लेके 114A आज कवर करेंगे विथ रेलेवेंट केस लॉज। तो लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन 112। सेक्शन 112 बात करता है बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। तो ये कहता है कि वेयर अ चाइल्ड इज बोर्न ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन और विद इन 280 डेज ऑफ इट्स डिसोल्यूशन, तो जो बच्चा पैदा होगा उसको लेजिटिमेट चाइल्ड ही माना जाएगा इफ डिसोल्यूशन के 280 डेज के अंदर वो पैदा होता है। इट रेजेज अ कंक्लूसिव प्रूफ। ये कंक्लूसिव प्रूफ है, इसका मतलब इट रेजेज एन इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, जिसको डिस्प्रूव करने के लिए एविडेंस नहीं दिया जाता। ओनली एविडेंस विच कैन बी गिवन टू निगेट द लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड इज बाय प्रूविंग नॉन एक्सेस बिटवीन द पार्टीज। तो हम लोग समझते हैं 112 में प्रिजम्पशन रेज किया गया है ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड। ये माना जाता है कि अगर दो लोगों के बीच में वैलिड मैरिज हुई थी तो उनका जो बच्चा पैदा होता है वो लेजिटिमेट है, और अगर उन दोनों की जो मैरिज है वो डिसॉल्व हो गई है तो उस डिसोल्यूशन के 280 डेज के अंदर अंदर जो बच्चा पैदा होता है वो भी लेजिटिमेट है। दिस प्रिजम्पशन अंडर 112 इज इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। इररिबटेबल प्रिजम्पशन मतलब ऑपोजिट पार्टी इसको डिस्प्रूव करने के लिए एविडेंस नहीं दे सकती है, एंड इट कैन ओनली बी रिबटेड। एक जो दिया हुआ एक्सेप्शन इसका कि एक एविडेंस दे सकती है एक सर्कमस्टांस में जब ऑपोजिट पार्टी एविडेंस दे के इसको निगेट कर सकती है, इज बाय प्रूविंग नॉन एक्सेस। नॉन एक्सेस प्रूव कर सकते हैं कि जब पार्टीज के बीच में कंज्यूमेशन होना चाहिए था तो उन लोग के बीच में नॉन एक्सेस था, इसी वजह से वो बच्चा लेजिटिमेट नहीं है। तो ये प्रूव कर सकते हैं कि पार्टीज हैड नॉन एक्सेस टू ईच अदर एट द टाइम व्हेन द चाइल्ड मस्ट हैव बिगॉटन। अब ये एक मैक्सिम पे बेस्ड है, तो ये मैक्सिम क्या है? पैटर रेस्ट क्वेन नुप्टियो डेमोन्स्ट्रेट। इसका मतलब है ही इज द फादर होम द मैरिज इंडिकेट्स। तो ये इस लैटिन मैक्सिम पर बेस्ड है, जिसका मतलब है कि ही इज द फादर होम द मैरिज इंडिकेट्स। तो मैरिज जिसको दिखाती है कि ये फादर हो सकता है, उसी को यहाँ पर प्रिजम्पशन रेज करा गया कि वही इंसान फादर होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? द ऑब्जेक्टिव और पर्पस बिहाइंड दिस प्रोविजन इज, पहला तो स्टैब्लिश्ड द लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड। ये माना जाएगा कि वैलिड मैरिज में जो बच्चा पैदा हो रहा है या 280 डेज डिसोल्यूशन के अंदर अंदर पैदा हो रहा है तो वो चाइल्ड जो है लेजिटिमेट चाइल्ड है। तो चाइल्ड के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, पहले तो बता दिया कि वो लेजिटिमेट है, और दूसरा है कि वुमेन के भी जो इंटरेस्ट है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। वुमेन की चेस्टिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है। ऐसा ना हो कि अगर डिसोल्यूशन हो गया है मैरिज का तो बच्चे को कहीं इलेजिटिमेट करार कर दिया जाए। तो यहाँ वुमेन को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है बिकॉज दे वर एट दैट टाइम जब एविडेंस एक्ट आया था तो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी था। तो यहाँ पर एक बहुत ही प्रोग्रेसिव प्रोविजन ये दिया गया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन। अब इसके एसेंशियल्स देखते हैं। तो हम लोग एसेंशियल्स देखते हैं। पहला एसेंशियल है द चाइल्ड इज बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज बिटवीन हिज मदर एंड द मैन, या फिर और विद इन 280 डेज ऑफ इट्स डिसोल्यूशन। तो चाइल्ड की बर्थ हुई है विद इन कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज, जब उनकी मैरिज चल रही थी, मैरिज वैलिड होना चाहिए, या फिर चाइल्ड की जो बर्थ हुई है वो मैरिज के डिसॉल्व होने के 280 दिन के अंदर अंदर हुई है। दूसरा कंडीशन है मदर शुड रिमेन अनमैरिड ड्यूरिंग दैट टाइम। अगर मैरिज डिसॉल्व भी हो गई है तो मदर शुड रिमेन अनमैरिड। थर्ड है parties to the marriage should have access to each other when the child could have been begotten। तो तीसरा कंडीशन है कि पार्टीज को जो है वो एक दूसरे का एक्सेस होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि चाइल्ड जो है उनका है। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है देन द प्रिजम्पशन इज रेज्ड। इट विल बी अ कंक्लूसिव प्रूफ इफ ऑल दीज थ्री कंडीशंस आर फुलफिल्ड, तो इट विल बी अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड। तब ये माना जाएगा अगर ये तीनों फुलफिल होती हैं कि वो जो चाइल्ड है वो लेजिटिमेट चाइल्ड है। हम लोग ने जाना कि सेक्शन 112 रेजेज एन इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ।
यहाँ पर जो ऑपोजिट पार्टी है वो एविडेंस नहीं ला सकती है टू प्रूव द कॉन्ट्ररी, बट द ओनली वे और द ओनली एक्सेप्शन जहाँ ये प्रूव कर सकते हैं कि चाइल्ड इलेजिटिमेट है इज बाय प्रूविंग नॉन एक्सेस। तो प्रूफ ऑफ इलेजिटिमेसी क्या है? दैट इज बाय प्रूविंग नॉन एक्सेस। ये प्रूव कर सकते हैं कि पार्टीज के बीच में एक्सेस नहीं था, दे हैड नो अपॉर्चुनिटी ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो नॉन एक्सेस का मीन्स मतलब है कि दे हैड नो अपॉर्चुनिटी ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन द स्पाउसेस ड्यू टू फिजिकल सेपरेशन, हो सकता है वो लोग अलग अलग रह रहे थे उस समय, या फिर सीरियस इलनेस थी पार्टीज की, या इम्पोर्टेंसी। तो ये सब प्रूव कर सकते हैं, ये प्रूव करने के लिए कि नॉन एक्सेस था, और इससे हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि जो चाइल्ड है वो इलेजिटिमेट है। इन द केस ऑफ चिलकूरी वेंकटेश्वर वर्सेस वेंकटा नारायण 1954 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रूफ ऑफ नॉन एक्सेस मस्ट बी क्लियर एंड सेटिस्फैक्ट्री। इन सेतु वर्सेस पलानी मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 112 अप्लाइज इवन व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न आफ्टर फ्यू डेज ऑफ मैरिज। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ विच विल अप्लाई अंडर सेक्शन 112 ये ऑब्जर्व किया गया इन द केस ऑफ गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1993। इसमें कहा गया कि द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ ऑफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट विल नॉट अप्लाई अंडर सेक्शन 112 बट द प्रिजम्पशन कैन ओनली बी डिस्प्लेस्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस। तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है मैटर को। नेक्स्ट चीज़ जो है इस टॉपिक में वो है कि डीएनए टेस्ट कहाँ तक रेलिवेंट है और एडमिसिबल है सेक्शन 112 से के संबंध में। तो इसमें अलग अलग केसेस हैं जो डेवलपमेंट्स हुए वो हम लोग देखेंगे। पहला केस है गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, और एक और केस है कांति देवी वर्सेस पोशीराम। ये दोनों केस में सिमिलर व्यू था सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डीएनए टेस्ट को हम लोग यहाँ पर नहीं एडमिट करेंगे एज एन एविडेंस। डीएनए टेस्ट से अगर प्रूफ भी हो जाता है तब भी सेक्शन 112 में चाइल्ड लेजिटिमेट ही माना जाएगा। तो डीएनए टेस्ट को दे डिड नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन डीएनए टेस्ट as an evidence of proving the legitimacy or illegitimacy of child, but the position was changed in the case of Nandlal Vasudev Badvaik versus लता नंदलाल के केस में। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 112 में या डीएनए टेस्ट में अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो जो डीएनए टेस्ट से जो रिपोर्ट आती है, साइंटिफिक जो इन्वेस्टिगेशन से रिपोर्ट आती है, डीएनए टेस्ट को प्रेफरेंस दिया जाएगा, ना कि 112 के प्रोविजन को। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा कि डीएनए टेस्ट को प्राथमिकता दी जाएगी। तो हम लोग इससे रिलेटेड ही केसेस देखते हैं। रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ डीएनए टेस्ट। तो सबसे पहला केस है गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1993। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीएनए टेस्ट कैन नॉट बी अलाउड टू प्रूव लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड अनलेस प्राइमा फेसी केस इज नॉट मेड इन हस्बैंड्स फेवर। कांति देवी वर्सेस पोशीराम 2001 के केस में कहा गया, Supreme Court held that the result of genuine DNA test is said to be scientifically accurate, yet it is not enough to escape the conclusiveness of Section 112, even though DNA test reveals that the child was not born to the husband. तो इन दोनों केसेस में DNA टेस्ट को प्रेफरेंस नहीं दी गई, but the conclusiveness of Section 112 was held that it is above DNA test. इन द केस ऑफ नंदलाल वासुदेव बडवाइक वर्सेस लता नंदलाल बडवाइक 2014 का ये केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेयर देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंक्लूसिव प्रूफ एनविसेज्ड अंडर सेक्शन 112 एंड प्रूफ बेस्ड ऑन डीएनए टेस्ट देन द लैटर मस्ट प्रिवेल ओवर द फॉर्मर। तो यहाँ पर सिचुएशन चेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीएनए टेस्ट मस्ट बी गिवन प्रेफरेंस ओवर द कंक्लूसिवनेस ऑफ सेक्शन 112। तो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 113A। सेक्शन 113A बात करता है प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय मैरिड वुमन। तो जो ये सेक्शन है 113A, सबसे पहले तो ये जान लें हम लोग कि इट वाज एडेड बाय क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983। तो क्यों इसको ऐड किया गया? रीज़न ये था कि एट दैट टाइम देयर वाज अ ग्रोइंग मीनेंस ऑफ डाउरी डेथ्स। डाउरी डेथ्स जो थे वो बहुत बढ़ गए थे, तो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट्स लाए, बोथ अंडर आईपीसी, एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी में, सब में अमेंडमेंट्स लाकर गवर्नमेंट ने इसको कर्ब करना चाहा, रोकना चाहा। सिमिलर is the effect of this amendment. 113A raises a presumption
where the suicide is abetted to by husband or relative of a married woman। तो हम लोग इसका कंडीशंस देखते हैं कि क्या एसेंशियल्स है इसका। पहला है कंडीशंस फॉर दिस प्रिजम्पशन टू अराइज। तो ये कब प्रिजम्पशन अराइज होता है? पहला है क्वेश्चन क्या है कोर्ट के सामने, क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट इज दैट कि क्या सुसाइड जो मैरिड वुमेन ने किया है उसको अबेट किया गया था बाय हर हस्बैंड और द रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड। तो कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जो सुसाइड की है मैरिड वुमेन ने, क्या उसको उकसाया गया था, अबेटमेंट किया गया था, उसको एनकरेज किया गया था सुसाइड कमिट करने में बाय उसके हस्बैंड ने या फिर उसके रिलेटिव ने। तो ये क्वेश्चन है कोर्ट के सामने। दूसरा चीज़ देखना है कि दूसरी कंडीशन है कि सुसाइड जो उसने किया है वो मैरिज के डेट ऑफ मैरिज के 7 साल के अंदर अंदर किया है। थर्ड है कि देयर मस्ट बी एन एविडेंस ऑफ क्रूअल्टी प्रैक्टिस्ड अपॉन हर। तीसरी चीज़ है और आखिरी कि उसके साथ क्रूअल्टी प्रैक्टिस की गई थी बाय हर हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। क्रूअल्टी का सेक्शन हम लोग देखेंगे 498A IPC, इसको भी इसी अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। ये यहाँ पर बताता है कि क्रूअल्टी ऐसी थी कि उसको डेंजर टू हर लाइफ, लिम्ब और बॉडी, उसको इतना ज़्यादा खतरा लग रहा था विच ड्रोव हर टू कमिट सुसाइड। तो 498A IPC आप लोग देख सकते हैं। तो 3 कंडीशन हो गई। पहले के क्वेश्चन कोर्ट के सामने ये है कि सुसाइड जो वो मैरिड वुमेन ने किया था वेदर इट वाज अबेटेड टू बाय हर हस्बैंड और रिलेटिव्स और नॉट। सेकेंडली द सुसाइड वॉज कमिटेड विद इन 7 years ऑफ मैरिज। और तीसरा है कि उसके साथ क्रूअल्टी प्रैक्टिस की गई थी एज डिफाइंड अंडर 498A IPC। ये 3 अगर कंडीशंस फुलफिल हो जाती है या फिर इन 3 को प्रूव करने के लिए प्रोसिक्यूशन एविडेंस दे सकता है दैट द कोर्ट रेजेज अ प्रिजम्पशन। तो कोर्ट में प्रिज्यूम दैट द सुसाइड वाज अबेटेड टू बाय द हस्बैंड और हिज रिलेटिव। तो अगर ये 3 कंडीशंस फुलफिल हो जाती, प्रोसिक्यूशन इसको एविडेंस दे देता है, प्रूव कर देता है, तो यहाँ पर 113A में ये प्रिजम्पशन रेज हो जाती है। मे प्रिज्यूम, ये याद रखने की चीज़ है। अब इसे रिलेटेड केसेस देखते हैं। गुरजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2020 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 113A इट मस्ट बी प्रूव दैट वुमेन कमिटेड सुसाइड विद इन 7 years फ्रॉम हर मैरिज एंड हस्बैंड और हिज रिलेटिव सब्जेक्टेड हर टू क्रूएल्टी। दूसरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कही कि प्रिजम्पशन जो है वो मैंडेटरी नहीं है बट इट इज़ ओनली परमिसिव इन नेचर। और द एक्सप्रेशन अदर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करा और कहा that there is a need to establish a cause and effect relationship between cruelty and suicide to raise the presumption। तो कोर्ट ने कहा कि सुसाइड और क्रूएल्टी के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना पड़ेगा, then only the presumption can be raised। In the case of Gurbachan Singh versus Satpal Singh and Arvind Kumar versus State of MP, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस सेक्शन 113A does not create any new offense but it is only a matter of procedure। तो ये कोई सब्सटैंटिव राइट पर इफेक्ट नहीं करती है and that is why it has retrospective application। तो नेक्स्ट सेक्शन है 113B। 113B बात करता है प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ के बारे में। डाउरी डेथ कहाँ डिफाइंड है? तो डाउरी डेथ डिफाइंड है 304B IPC में। ये जो प्रोविजन है 113B ये ऐड किया गया है डाउरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट से 1986 में ये आया। 113B बात करता है कि इफ़ सून बिफोर द डेथ ऑफ अ वुमेन शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूएल्टी और हैरासमेंट बाय द अक्यूज्ड इन रिलेशन टू डिमांड ऑफ डाउरी। तो उनसे डाउरी मांगी जा रही थी सून बिफोर और डेथ, और उसी के चक्कर में उनके साथ क्रूएल्टी और हरासमेंट किया जा रहा था अक्यूज्ड के द्वारा। तो इस सेक्शन में 113B में कोर्ट shall presume that the accused has caused dowry death। shall presume यहाँ लगा, इसका मतलब it will be obligatory on the court if following conditions are fulfilled। ये 3 कंडीशन 4 कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो कोर्ट के ऊपर ऑब्लिगेशन रहेगा कि it should raise this presumption। तो ये चारों अगर प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस देके प्रूव कर दिया तो कोर्ट के मैंडेटरी है कि कोर्ट ये प्रिजम्पशन रेज कर लेगा कि अक्यूज्ड ने ही उस वुमन का डाउरी डेथ किया है। पिछला वाला सेक्शन 113A में मे प्रिज्यूम लिखा था, वहाँ पर ऑब्लिगेशन नहीं है, कोर्ट चाहे तो रेज करे प्रिजम्पशन चाहे तो ना करे, बट यहाँ पर इट इज़ ऑब्लिगेटरी। अब हम लोग कंडीशंस देखते हैं।
पहला है क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट। क्या क्वेश्चन है कोर्ट के सामने? कोर्ट के सामने क्वेश्चन है कि वेदर द अक्यूज्ड हैज़ कॉज डाउरी डेथ ऑफ अ वुमन और नॉट। क्या अक्यूज्ड ने वुमन के डाउरी डेथ किया है कि नहीं। दूसरी चीज़, वुमेन वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी और हरासमेंट। प्रोसिक्यूशन को एविडेंस देना पड़ेगा ये कंडीशन फुलफिल करने के लिए कि वुमेन को क्रूअल्टी और हैरेसमेंट फेस करना पड़ा। दूसरा, ये जो क्रूअल्टी और हरासमेंट वुमेन के साथ हुआ वो डाउरी के डिमांड के वजह से हुआ, फॉर डिमांड ऑफ डाउरी। अक्यूज्ड उससे डाउरी मांग रहा था, उसी के चक्कर में वुमेन के साथ क्रूअल्टी और हरासमेंट हुआ। और दिस क्रूअल्टी और हरासमेंट वॉज soon before her death. तो soon before her death she was subject to cruelty or harassment by the accused in relation to demand of dowry. कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन है और ये तीन अगर कंडीशंस फुलफिल कर दी गई प्रोसिक्यूशन के द्वारा तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट द अक्यूज्ड हैज कॉज्ड डाउरी डेथ ऑफ वुमन। तो कोर्ट यहाँ प्रिजम्पशन रेस कर लेगा, ऑब्लिगेशन है, मैंडेटरी कंपलसरी है कोर्ट के ऊपर। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इससे रिलेटेड केस क्या है। मेन केसेस जो होते हैं वो इस टर्म जो फ्रेज है उसकी इंटरप्रिटेशन रहे तो सून बिफोर हर डेथ का क्या मतलब है। तो मेन सारे केसेस में ये कहा गया कि सून बिफोर हर डेथ, इमिडिएटली बिफोर हर डेथ नहीं होता है। यहाँ पर प्रॉक्सिमेट लिंक होना चाहिए, एक लिंक होना चाहिए जो कि वुमेन की डेथ और क्रूएल्टी और हरासमेंट को जोड़े। तो सून बिफोर हर डेथ को ऐसे इंटरप्रेट किया गया। तो समझते हैं हम लोग केसेस। शेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2015। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि सेक्शन 113B में जो वर्ड यूज़ हुआ है शोन, उसको प्रूव्ड रीड किया जाएगा। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि इनिशियल बर्डन जो होगा वो प्रोसिक्यूशन पे रहेगा और प्रोसिक्यूशन को ये केस प्रूव करना पड़ेगा, अपना बर्डन जो है वो प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी से प्रूव करना पड़ेगा, ना कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि अगर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करेंगे तो इट विल डिफीट द पर्पस ऑफ सेक्शन 304B ऑफ IPC। डाउरी डेथ के मामले में हम लोगों ने देखा कि जो बर्डन होता है वो लेसर होता है अपॉन द प्रोसिक्यूशन। दे हैव टू prove the case by preponderance of probability and not beyond reasonable doubt। तो इनिशियली जो प्रोसिक्यूशन प्रूव कर देगा अपना केस by preponderance of probability, the burden will shift to the accused। अक्यूज्ड को अब अपना जो केस है वो प्रूव करना पड़ेगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो अक्यूज्ड के ऊपर जो बर्डन है वो हैवियर रहेगा दैन ऑन द प्रोसिक्यूशन। गुरमीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2021, ये लेटेस्ट केस है इस प्रोविजन से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सून बिफोर डज नॉट मीन इमीडिएटली बिफोर। इट मीन्स दैट देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ proximate or live link between cruelty, harassment and the impunged death. It is a relative term and depends upon facts and circumstances of the case, and section 304B IPC does not take into account a pigeonhole approach in categorizing death as homicidal or suicidal or accidental। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सून बिफोर को इंटरप्रेट करा और कहा कि डज नॉट मीन इमीडिएटली बिफोर एंड डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। सेक्शन 114 कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट। तो सेक्शन 114 कोर्ट्स को डिस्क्रिशनरी पावर देता है दैट दे कैन प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट, और ये तीन चीज़ों पे, तीन कंसिडरेशन पे प्रिजम्पशन रेस कर सकते हैं। पहला कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट्स, दूसरा ह्यूमन कंडक्ट और तीसरा है पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस। इसमें लस्ट्रेशंस दी हुई हैं A to I जो कि इम्पॉर्टेंट है। Section 114A Presumption as to absence of consent in certain prosecutions for rape। इस सेक्शन को ऐड किया गया था 1983 में और फर्दर सब्सटीट्यूट किया गया था बाय अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2013 एंड 18। ये कहता है कि इफ़ द रेप इज़ कमिटेड अंडर एनी ऑफ द क्लॉजेज मेंशन्ड अंडर 376 क्लॉज 2 ऑफ IPC एंड वुमेन स्टेट्स इन हर एविडेंस दैट शी हैज़ नॉट गिवन कंसेंट, then the court shall presume that woman did not consent। तो कोर्ट यहाँ पर मैंडेटरी प्रिजम्पशन रेस करेगी कि वुमेन ने कंसेंट नहीं की थी। सेक्शन 114A was added after मथुरा रेप केस, जो एक कस्टोडियल रेप केस था 1972 का, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को इस केस में बहुत रिडिक्यूल किया गया था। उसी के बाद 1983 में ये सेक्शन ऐड हुआ।
लेटेस्ट केस देखते हैं सेक्शन 114 से रिलेटेड। रचना सिंह वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली हाई कोर्ट का केस है 2020 का। इन दिस केस अक्यूज्ड को ट्रायल कोर्ट से एक्विट कर दिया गया था रेप केस में। फर्दर जो अग्रीव्ड वुमेन थी उसने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कहा शी कंटेंडेड दैट देयर इज़ अ प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट अंडर सेक्शन 114A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। हाई कोर्ट ने उसके अवर्मेंट को रिजेक्ट कर दिया and said that to prove presumption under section 104 one needs to prove that there was sexual intercourse। तो presumption के लिए सबसे पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि सेक्शन 376 क्लॉज 2 के कोई भी क्लॉजेज में आपका केस आ रहा है और देयर इज सेक्शुअल इंटरकोर्स। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ऑब्जर्व किया कि द कंडक्ट ऑफ द अग्रीव्ड वुमेन वॉज इटसेल्फ टेंटेड बिकॉज अग्रीव्ड वुमेन ने अपना इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं करवाया और उन्होंने नंबर ऑफ कॉल्स की अक्यूज्ड को। इससे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि देयर वाज नो सेक्शुअल इंटरकोर्स एंड द अक्यूज्ड कैन नॉट बी प्रूव्ड गिल्टी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा 112 से लेके 114A तक एंड वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर 7 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट रिलेटेड टू बर्डन ऑफ प्रूफ। नेक्स्ट चैप्टर होगा एस्टॉपल, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास विद अनदर टॉपिक रिलेटेड टू लॉ।